रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 20 ओम। रेजिस्टेंस दिया हुआ है वायर का 20 ओम। इट इज सो स्ट्रेच दैट द लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स। अब क्या किया गया, उसको स्ट्रेच किया गया है, जो लेंथ है उसकी वो बन गई है 3 टाइम्स, पहले वाले की जितनी 3 टाइम्स हो गई है। द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, हमें इसमें न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, जैसे कि हम मोस्टली टाइम क्या कर देंगे, इसमें R इक्वल रो L डिवाइडेड बाय A होता है। ठीक है, R1 20 है हमारे पास, R2 हमें निकालना है, और L1 हमारे पास नहीं है, वो L1 ही है, जो R2 है वो 3L1 है। इससे कट किया तो R2 की जो वैल्यू आई है मल्टीप्लाई करके 60 ओम आ गई, जो कि ऑप्शन में है भी। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि हम क्या करते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला रख के पुट करके वैल्यूज निकाल देते हैं, और जो ऑप्शन में है भी, लेकिन आंसर ये नहीं है इसका। अब इसमें जो चीज़ देखने वाली वो ये है कि यहाँ पे बोला गया है स्ट्रेच किया गया उसको। जब भी किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो क्या होता है, उसमें जो सपोज जिससे हमारे पास ये वायर ऐसे है, हमने उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पे मान लो इतना स्ट्रेच हो गया, तो इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है ना वो कांस्टेंट होता है। मान लो इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है, ये दोनों ना कांस्टेंट होते हैं, जिस वजह से क्या होगा, कांस्टेंट होने की वजह से V1 इक्वल V2 होता है। ठीक है, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, और इसका A2 L2, A1 L1। ठीक है, अब हम इसको A1 अपॉन में A2 ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, हमें क्या फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है L के, जैसे इसमें जा रहा था वो ऐसे नहीं जाएगा। एक चीज़ याद रखना, जब भी कंडीशन देता है वो स्ट्रेच की या फिर रिड्यूस की, तो आपको ये वाले फॉर्मूलेस लगाने जो मैं निकाल रही हूँ इधर। सो R इक्वल रो L डिवाइडेड बाय A, ये तो है फॉर्मूला, हम निकालेंगे दूसरे तरीके से। R1 अपॉन में R2, इसको तो हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है। L1 अपॉन में L2, क्योंकि जब R2 का रखोगे तो सामने आएगा, ये A1 अपॉन में A2। अब यहाँ से आपको देखना है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। क्वेश्चन में लेंथ गिवन है, तो आपको यहाँ से एरिया एलिमिनेट करना पड़ेगा इसके थ्रू। ठीक है, अगर लेंथ गिवन नहीं होती, एरिया गिवन होता है, तो आपको लेंथ को एलिमिनेट करना होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे A2 है, यहाँ पे A2 के सामने क्या है, L1 है, इसकी वैल्यू को हम L1 लिख देंगे, और A1 के सामने है L2, इसके सामने L2 कर देंगे, तो ये क्या हो गया, R1 अपॉन में R2, L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर। स्ट्रेच्ड और रिड्यूस वाले क्वेश्चंस में ये इस तरह का फॉर्मूला बनता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब हमारे पास R1 क्या है, 20 है, R2 क्या है वो हमें निकालना है, L1 जो नहीं था हमारे पास, मतलब वो L1 ही है, L1 का स्क्वायर मान लो, L2 क्या है 3L1, 9L1 स्क्वायर, इससे कट हो गया। R2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 20 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 180 ओम। तो आप कभी ये वाली गलती मत करना कि क्वेश्चन देख के डायरेक्टली फॉर्मूला रख दो और 60 ओम वैल्यू निकाल दो, ये नहीं है, आंसर है 180 ओम। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर, क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेजिस्टिविटी है एक वायर की, ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, जैसे कि इंक्रीज विद द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ को अगर हम इंक्रीज, जैसे कि R होता है, R इक्वल रो L डिवाइडेड बाय A। ठीक, जैसे रेजिस्टिविटी है, लेंथ और ये एरिया, तो बताना है कि अगर हम लेंथ को कम करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इस तरह से क्या होता है। इसके लिए आप अपनी NCERT में देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, यहाँ पे ये है रेजिस्टिविटी, where the constant of proportionality depends on the material of the conductor but not on its dimensions। इसका मतलब क्या है, जैसे कि जो L है, ये A है, ये इनके डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड करता है किस पे से, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे, और किसी चीज़ के डायमेंशंस पे वो डिपेंड ही नहीं करता है। और आप इसमें देखोगे इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इसमें भी इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ सब कुछ करके देख लिया उसने, तो इस तरह से नहीं होता। तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, बाकी किसी डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं करती, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। इसके लिए आप एक क्वेश्चन नंबर 8 देखना, इसी सीरीज़ का है वो क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें एक रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल है। ओम्स लॉ इज ट्रू, हमें बताना है ओम्स लॉ जो है वो ट्रू होता है किस चीज़ के लिए, फॉर मेटेलिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर, फॉर मेटेलिक कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, थर्ड इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट पास थ्रू देम, एंड फोर्थ इज फॉर दैट व्हेन करंट्स फ्लो।
इसके लिए हम बुक में देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला है, लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। यहाँ पे देखो, इसमें लास्ट में एक चीज़ है, मटेरियल एंड डिवाइसेस नॉट ओबिंग ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3.3। मतलब मटेरियल और डिवाइसेस जो है वो फॉलो ही नहीं करते हैं ओम्स लॉ को। तो डायोड क्या होता है, ये डिवाइसेस में आ जाता है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी कंडीशन में, इलेक्ट्रोलाइट्स में तो होगा ही नहीं इसकी कंडीशन। दूसरा अब ऑप्शन बचते हैं दो, एक है कंडक्टर का एट लो टेम्परेचर, एक है हाई टेम्परेचर पे। अब लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही हम राइज करते हैं टेम्परेचर, तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें जो ग्राफ है मिलेगा नॉन लीनियर। टेम्परेचर राइज करने पर तो ग्राफ नॉन लीनियर बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक मेटेलिक कंडक्टर पे एट लो टेम्परेचर पे। हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला। ए वायर ऑफ ए सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच स्लोली बाय 10%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम रेस्पेक्टिवली। जैसे कि एक वायर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लो R1 को हमने कंसिडर कर लिया R है, और अब क्या किया गया है, उसको स्ट्रेच्ड किया गया है। स्ट्रेच करने पे क्या होगा, जो लेंथ है मान लो L1 L हो गई, L2 जो है वो 10% स्ट्रेच्ड हुई है। जैसे मान लो ये है L1 और 10% उसका स्ट्रेच्ड हो गया, से कट, तो ये 11 L अपॉन में 10, ठीक है। ये L1 थी हमारी, वही थी। हमें बताना है न्यू रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। जब भी कंडीशन आती है स्ट्रेच्ड वाली, तो हमें क्या करना होता है, R जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L² अपॉन में A² के। इस वाली कंडीशन को देखने के लिए आप इसी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 11 देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर भी बता देती हूँ आपको एक बार। जैसे कि हमारे पास एक वायर होता है, इसका वॉल्यूम V1 हो गया, दूसरा हमने स्ट्रेच किया, इतना बड़ा किया उसको स्ट्रेच करके, तो जो वॉल्यूम होता है दोनों का कांस्टेंट होता है, V1 इक्वल V2 कांस्टेंट हो गया। ये हो गया एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। अब A1 अपॉन में A2, L2 डिवाइडेड बाय L1, और हम इसको R वाले उस फॉर्मूले में रखेंगे, L1 अपॉन में L2, A1 A2। A1 की जगह हम रखेंगे L2 और इसकी जगह L1। तो एग्जैक्टली क्या निकल के आया, L1 अपॉन में L2 का स्क्वायर। वही कंडीशन जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि जो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाता है L² अपॉन में A² का, जब कंडीशन होती है स्ट्रेच्ड वाली, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, R1 अपॉन में R2, ये कंडीशन आ गई है। R1 हमारे पास हमने R कंसिडर कर लिया, R2 हमें निकालना है, L1 नहीं है, उसको L1 ध्यान देते हैं, L2 ये रहा, इसका स्क्वायर, तो ये R अपॉन में R2, ये हो गया 100 L²। 11 को स्क्वायर करोगे 121 L², L² से L² कट हो गया, ये निकला 121 R अपॉन में 100, पॉइंट हटाओगे तो 121 R, ये रेजिस्टेंस निकल गया, 1.21 रेजिस्टेंस निकल गया। और हमें बताना है दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपकी बुक में NCERT में भी गिवन है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होती है, वो क्या होता है, कभी भी किसी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप लेंथ को हाफ करो या एरिया डबल करो, कुछ भी चीज़ करोगे, रेजिस्टिविटी कभी भी नहीं चेंज होती। तो जो जैसी है, मान लो वो जो भी थी पहले, तो वो सेम ही रहेगी नेक्स्ट टाइम भी, चाहे आपने लेंथ को स्ट्रेच किया है वो तब भी उतनी ही रहेगी। तो ऑप्शन होगा आपका इसमें डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है वो किस तरह से डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो हमें बताना है। इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। वैसे तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, जैसे आप अपनी बुक में देख सकते हो। उधर देखो, ये है डायरेक्टली फॉर्मूला, VD जा रहा है डायरेक्टली E के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जैसे हम फॉर्मूला लिखें अगर इसका, ये फॉर्मूला है इसका, जो कि हमने बुक में डायरेक्ट NCERT में देखा।
तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, VD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है E के। ठीक है, ऑप्शन तो ये हो गया, पर लेकिन हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल के देखेंगे जो हमारे पास होता है I = NEA VD, ये दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब फॉर्मूले से ही निकालेंगे। कैसे निकलेगा, हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन में E निकाल के लाना है, हमें VD चाहिए और नीचे NEA, ये आ गया, VD है हमारे पास, क्योंकि हमें VD रखना है। हमें इसमें फॉर्मूले में क्या निकाल के लाना है, E को कहीं ना कहीं से निकाल के लाना है। हम वो निकालेंगे कैसे, जैसे कि V = I × R। ठीक है, E किस तरह से आ सकता है फॉर्मूले में हमारे पास, जो हमारे पास जैसे कि V = E × D, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई वोल्टेज, ये D को हम D लिखो या L लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये V को हम निकाल कर लाएंगे इधर से, यहाँ से V = I × R करेंगे, और I हमारे पास है तो हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। तो हम I की जगह लिखेंगे V/R, इसको हमने ऐसे किया, ये हो गया I, यहाँ पे किया V/R × NEA VD। ठीक है, हम इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, अब हमें एलिमिनेट करनी, अब हम करेंगे इसको एलिमिनेट, जैसे कि R = ρL / A, ये होता है, V को V रहने दो, R की जगह लिख दो ρ × L / A, और इधर आ गया A NE VD, A से एरिया कट हो गया। अब इस वाली इक्वेशन को देखें, हम V/ में डिस्टेंस D लिखो या फिर L लिखो, एक ही बात है, ये हो गया E के बराबर। ठीक है, अब V/ में L, ये क्या हो गया हमारा E हो गया, ये हुआ ρNE = VD। तो इस फॉर्मूले से भी VD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है E के। जो हमारा डायरेक्ट इक्वेशन से याद रख लो तो भी बेटर है, वरना बाकी आप इस मेथड को ज़्यादा फॉलो करो तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद रहेंगे जिस वजह से। तो ऑप्शन होगा हमारा इसमें A। When a piece of aluminium wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce its diameter to half its original value, एक वायर है जिसकी फाइनाइट लेंथ थी, बाद में क्या किया, उसको रिड्यूस किया, उसका डायमीटर, सपोज पहला डायमीटर अगर D है तो जो D2 किया वो हाफ कर दिया, इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, जैसे कि हम क्या करते थे, R = ρL / A, तो जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है R² के। ठीक है, लेकिन हम इसमें ये नहीं करेंगे, यहाँ पे बोला रिड्यूस किया गया है, रिड्यूस करने वाली कंडीशन में क्या होता है, ये चीज़ है, चाहे आप किसी वायर की लेंथ को कम करो या बढ़ाओ, वॉल्यूम उतना ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालेंगे, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, सो V1 = V2, एरिया A1 इक्वल, कांस्टेंट हो तो इक्वल रहेंगे, A2 × L2, इसको हम पुट करेंगे इस वाले में, जैसे कि R1/ में R2, L1 A1, L2 और A2 की वैल्यू को हमें रखना है L1, इसको L1 का नहीं, हमें सॉरी उसकी चाहिए, हमें चाहिए एरिया की, क्योंकि हमें डायमीटर की बात करनी है। सो L1 की जगह हम रखेंगे A2 और L2 की जगह रखेंगे हम A1, तो जिससे क्या हुआ, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर। जब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर में आई है, वो भी इन्वर्सली में। ठीक है, जब रेजिस्टेंस हमारा होता है ρL / A, तब अगर हम इसको खोलते हैं तो ये R² में जाता है, और जब हमारे पास A² में है तो जब स्क्वायर में ये है, जब ये सिंगल है, जब ये स्क्वायर में है तो ये 4 टाइम हो जाएगा, डायमीटर जो हो गया 4 टाइम आ जाएगा। अब R1 R रहने दो, R2 हमें निकालना है, और D1 उसकी पावर 4 रहने दो, और D2 जो है हमारे पास D / 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया, ये D की पावर 4 तो हो गया 16R, तो वो कितने टाइम्स हो गया, वो हो गया उसका 16 टाइम्स। An electric cell of EMF E is connected across a copper wire of diameter D and length L। साथ साथ लिखते हैं हम, एक इलेक्ट्रिक सेल है जिसमें EMF E है,
डायमीटर d है और एक लेंथ है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम वायर इज vd, और जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd गिवन है। इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू 2l, अब कंडीशन ये है कि जो वायर की जो लेंथ है वो 2l है, द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर विल बी। इसमें क्या दिया है कि सिर्फ चेंज किया है इसको, बाकी कुछ चेंज नहीं है, बाकी सब ऐसा ही है। तो जो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होगी, हमने जैसे फॉर्मूला पढ़ा है I = NEA/VD, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा आपने NCERT में पढ़ा होगा VD = E, ये इन दोनों में ही लेंथ नहीं है, तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ के साथ मतलब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, हम इस वाले इक्वेशन से लेंथ का फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे कि V, हम इसको लेंगे NEA/VD, सो V = I × R। सोच के चलो L को आप कैसे ला सकते हो, L को ला सकते हो आप R = ρL/A। L आएगी R से, R कहाँ से आएगा, V = I × R से। ऐसे कनेक्ट करके चलो फॉर्मूले को तो ईजिली होगी। जैसे कि इसमें पुट करेंगे I की वैल्यू से V / R NEA/VD अपॉन में लेके इसको सारे को R से रो, जैसे कि R होता है ना ρL/A, इसकी जगह ये पुट करके ये जो A है ये ऊपर हो जाएगा, इससे कट VD, ठीक है। अब जो है हमारे पास V जो है VD वो किसके, वो आया अपोजिटली L में। और हमें क्या करना है, VD जो है, VD जो VD ही था VD2, और जो L1 है वो L है और ये वाली 2L थी, क्योंकि L1 है नीचे और ऊपर L2 है, इससे कट हो गया, सो VD / 2। सो जो न्यू वाली निकली है वो उसकी हाफ निकली है पहले वाली की। इन ए कंडक्टर इफ 3000 कूलम ऑफ चार्ज एंटर एंड 3000 कूलम ऑफ चार्ज एग्जिट इन द टाइम 10 मिनट्स, देन द करंट इज। चाहे जितना भी जो चार्ज है वो आ रहा है, जितना जा रहा है, उस बात से मतलब नहीं है, हमें जो चार्ज ही बना हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। हमारे पास करंट का चार्ज के साथ फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। चार्ज कितना है 3000, I हमें निकालना है और करंट दिया हुआ है 10 मिनट्स, ठीक है। मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, 3000 अपॉन में 10 × 60, इससे कट इससे ये कट, 1 टाइम 5 टाइम, सो I की वैल्यू आई है 5 एम्पियर। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आर फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग विल बी। आपको गिवन है सिर्फ एक चीज़, नहीं दो चीज़ गिवन है। एक है ये जो वैल्यू है ये हुई किसकी वैल्यू हुई, 6.25 × 10⁻18, ये हो गया n। अब बोला कि इतने इलेक्ट्रॉन है पर सेकंड फ्लो कर रहा है थ्रू वायर जिसका एरिया है हमारे पास 0.1 मीटर स्क्वायर, करंट की वैल्यू निकालनी है। हम लिखेंगे Q = I × T, ठीक है। Q जो होता है हमारा वो होता है NEI × T। इसमें हम एरिया के साथ का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला था कि जो इतने इलेक्ट्रॉन है वो एक वायर से फ्लो कर रहे हैं, जिस वायर का एरिया गिवन है। बस ऐसा नहीं बोला कि मतलब उस वायर में जो एरिया वो आपको लेना ही है, इस तरह कोई हिंट नहीं है क्वेश्चन में। सो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था करंट। N हमारे पास कितना है, N जो यहाँ पे 10⁻18 ये था, और ये जो E होता है ये होता है 1.6 × 10⁻19। I निकालना है, T पर सेकेंड मतलब 1। जब आप इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 100, और ये 19, ये हुआ 100 × 10⁻−1, 10 एम्पियर जो है वो करंट हो जाएगा।
इन ए क्लोज सर्किट द करंट I एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज गिवन बाय, I की जो वैल्यू गिवन है वो है 4 - 0.08 t। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन 50 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज। तो पूछे क्या है, पूछे है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n पूछा हुआ है। जब भी आपको करंट दिया हो, n हम कैसे निकाल सकते हैं, जब Q इक्वल n इंटू ई, इसी फॉर्मूले से ही निकलेगा हमारा n, क्योंकि E की वैल्यू होती है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, तो E जो है उससे डिवाइड, E को हम यहाँ पे लाकर डिवाइड कर देंगे। उसके लिए पहले हमें चार्ज चाहिए। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट के साथ Q इक्वल I इंटू टी। जब भी आपको I गिवन हो और Q निकालना हो तो जो ये वाली वैल्यू होती है इसका इंटीग्रेशन कर देना। अब इंटीग्रेशन क्या होता है शायद बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि ये मैथ का पोर्शन होता है। मैं आपको बताती हूँ इंटीग्रेशन जैसे क्या होता है। ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, लिमिट है 0 से 50, क्योंकि टाइम की लिमिट है। क्योंकि I इंटू टी होता है तो हमें dt करना होता है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, लिमिट 0 से 50, जैसे यहाँ 4 है और कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई में 4 के साथ ये जाएगा। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये जो dt है ये अंदर जाके बनेगा t। ठीक है, और जो पावर होती है यहाँ पे वो पावर नीचे आती है। t की पावर 1 है, नीचे 1 आया, होना ना होना एक बात हो गई वो तो। अब 0.08 यहाँ ऑलरेडी एक t है, जैसे हमने इसको एक t दिया है ऐसे ही हम इसको देंगे तो t स्क्वायर हो गया। जो पावर जैसे मैंने बोला था यहाँ पे 1 है तो नीचे 1 आई है, यहाँ पे 2 है तो नीचे 2 आएगी। अगर मान लो ये t स्क्वायर होता और बाहर हमारे पास dt है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते तो क्या करते, t की पावर क्यूब और नीचे 3 ऐसे होता। ठीक, हमें क्या करना है, ये जो t है ये 50 वैल्यू जो इस t की है, ये तो सॉल्व हो गया। 4 इंटू 50 माइनस 0.08 t जो 50 का स्क्वायर, 2 से हमने इसको कट किया 0.04, ये हुआ 200। 0.04 50 इंटू 50 ये हुआ 200 और ये हुआ 100 इक्वल 100। 100 जो यहाँ पे वो आया है E, क्योंकि हमने चार्ज निकाला है। ठीक है, हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, Q इक्वल n इंटू ई, ये है 100E। सॉरी ये E नहीं है, ये 100 है बस। सो Q हमारा हुआ 100, n हमको निकालना था, E हमारे पास इधर है। सो 100 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -90। जब आप इसको 19 इसको डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर, ये -90 जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और वैल्यू सॉल्व करने की वजह से वो 20 आ जाएगा। तो ये होगा n, 6.25 10 की पावर 20, ये हो गया n।